यहाँ पर मामला बनाना चाहते हैं सवर्ण बनाम अन्य का, जबकि मामला यहाँ पर साफ तौर पर शोषण बनाम न्याय का है। इस देश में यहाँ पर हम दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी पर मौजूद हुए हैं सोशल जस्टिस के लिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो स्टे किया जाता है यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस 2026 पर, इट इज अनफॉर्चुनेट। जब न्याय को टाल दिया जाता है तो उस पर चुप्पी साधना भी आपराधिक है। आज हमारे देश में कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये कोई परसेप्शन नहीं है, ये एक हार्श डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। हमारे देश में गाँवों, कस्बों, सड़कों, शहरों से लेके यूनिवर्सिटीज के अंदर, एजुकेशनल स्पेसेस के अंदर कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, किसी के इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना, भेदभाव होना, अट्रोसिटीज होना एक आम बात है। और उसका जो डेटा है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भी है, उसका डेटा यूजीसी के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। ये मानी हुई बात है। 2019-20 से लेकर 2023-24 के बीच में ये इंस्टेंसेस यूनिवर्सिटीज में 173 से लेकर 378 हो जाते हैं। और पिछड़ी जातियों से आने वाले छात्रों के खिलाफ होने वाली हिंसा की घटनाओं में करीब 118% की वृद्धि होती है। और ये हम बात कर रहे हैं जितने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से केवल एक छोटे हिस्से के इंस्टीट्यूशंस के सर्वे की। तो इस देश को यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस की बहुत लंबे समय से जरूरत थी। ये किसी भी जाति से आने वाला जो भी प्रगतिशील छात्र है, जो चाहता है कि समाज बेहतर बने, वो इस बात को नहीं नकार सकता कि इन गाइडलाइंस की जरूरत थी। पर अब ये जो गाइडलाइंस लाई गई हैं उनमें कमियां हैं, वो खुद शॉर्टी है, खराब तरीके से फॉर्मुलेट करी गई हैं। उनकी क्या मंशा दूसरी है, इस पर सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। बोल रहे हैं ना कि जो सरकार है वो हिंदू हृदय सम्राट थी, ओबीसी हृदय सम्राट बनने की कोशिश में है ये कानून लाकर। इस देश में पायल तड़वी, रोहित वेमुला और न जाने कितने और लोग जिनके नाम भी दर्ज नहीं है उस फहरिस्त में, जिनको या तो शिकार होकर सुसाइड करना पड़ा, या वो गायब हो गए यूनिवर्सिटी स्पेस से, या वो यूनिवर्सिटी स्पेस को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। उनके नाम भी नहीं दर्ज है, कई छात्रों के, कई लोगों के। उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उनके उसको रोकथाम करने के लिए, बेहतर इंक्लूसिव समावेशी माहौल बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज में जो एक लंबे समय से पेंडिंग इस तरीके के रेगुलेशंस की जरूरत थी, वो जब आई भी तो उनको किस तरीके से फॉर्मुलेट करके लाया गया, इस पर सवाल करना बड़ा जरूरी है कि सरकार की और यूजीसी की मंशा यहाँ पर क्या है। क्यों आपने इस तरीके का स्कोप छोड़ा है जिससे एक हिस्से छात्र को ये जायज कंफ्यूजन है कि उनके खिलाफ इसको मिसयूज किया जा सकता है, उनके खिलाफ फॉल्स कंप्लेंट्स की जा सकती है, और एक हिस्सा जो पिछड़ी जाति के छात्रों का है उसको इन गाइडलाइंस से मदद नहीं मिलने की भी पूरी संभावना है। तो ले आए हैं आप कुछ जिससे एक तरीके से कहा जा रहा है मीडिया, सरकारी मीडिया, सरकार के अलग अलग तंत्र जाके छात्रों को डराने में लगे हुए हैं कि आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी, आपको जेल में भर दिया जाएगा, आपको गलत कंप्लेंट्स लिखाकर फंसा दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल आपके खिलाफ है। वो साफ तौर पर यहाँ पर मामला बनाना चाहते हैं सवर्ण बनाम अन्य का, जबकि मामला यहाँ पर साफ तौर पर शोषण बनाम न्याय का है। इस देश में जाति आधारित शोषण, भेदभाव यथार्थ है और उसके खिलाफ सामाजिक न्याय मिलना जरूरी है। हर छात्र इस बात से को नकार नहीं सकता जो भी यूनिवर्सिटी स्पेस के अंदर है। तो ये गाइडलाइंस जब आती हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर हमारे सामने ऐसा बोला जा रहा है कि इससे तो जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। देखिए, लोग कह रहे हैं कि ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर रैगिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, अट्रोसिटी, डिस्क्रिमिनेशन को क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं डाला इस रेगुलेशन ने, वो अभी भी सिविल ऑफेंस है। मतलब कि वो इस हायरार्की में रैगिंग से भी नीचे है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो मेंशन कर रही है ये खुद के रेगुलेशंस कि ये प्रिवेंट करना चाहते हैं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जेंडर, बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन कास्ट, अगेंस्ट एसटीज, ओबीसीज, पीडब्ल्यूडीज, ईडब्ल्यूएस, ओबीसीज। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी में भी आते हैं, ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं, ओबीसी में भी आते हैं। आप मंडल कमीशन की गाइडलाइंस देखिए जो 11 पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। ब्राह्मण जातियां भी ओबीसी की कैटेगरी में हैं, क्षत्रिय जातियां भी हैं, वैश्य जातियां भी हैं।
तो वो खुद इसमें शामिल है। तो जो जातियों के अंदर का सेगमेंटेशन है ओबीसी के भी अंदर, उसको भी ये गाइडलाइंस एड्रेस नहीं कर रही है। तो ये कहना कि इसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ है, ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के भी छात्र जो इन कैटेगरीज में आ रहे हैं, उनके भी खिलाफ आर्थिक बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर अगर डिस्क्रिमिनेशन अट्रॉसिटीज होती हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। ये मंशा होनी चाहिए थी इन रेगुलेशंस की, लेकिन इन रेगुलेशंस की मंशा कहीं ना कहीं कुछ और है। अंग्रेजों के जमाने से लेके, उनकी सरकारों से लेके आज तक की सारी सरकारें दो तरीके की राजनीति करती हुई हमें दिखाई पड़ती है, भटकावे की और भड़कावे की और ध्रुवीकरण की राजनीति, पोलराइजेशन की। आज भी हमें यही दिखाई पड़ रहा है कि बजाय इसके कि यूनिवर्सिटी कैंपस स्पेसेस में कैसे बेहतर सामाजिक न्याय हो, कैसे हम कैंपस को बेहतर तरीके से समावेशी इंक्लूसिव बना सके, वो डिबेट खत्म होकर आज यहाँ पर सवर्ण बनाम अवर्ण चल रहा है। यहाँ पर एक हिस्से को लग रहा है कि हमारे खिलाफ है और एक हिस्से को लग रहा है कि नहीं नहीं हमारे पक्ष में, और उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो गाइडलाइंस बनाई इस तरीके से गई है कि वो उनके भी पक्ष में नहीं है। आपने कहा कि आप एक इक्विटी कमेटी बनाएंगे, यहाँ पर उस इक्विटी कमेटी में जो हेड होंगे डिपार्टमेंट्स के, वो खुद नॉमिनेट करेंगे मेंबर्स को। यहाँ तक कि कोई ग्राउंड भी स्पेसिफाइड नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन के और अट्रॉसिटीज के ग्राउंड क्या है। जो पिछली गाइडलाइंस थी 2012 की, उसमें कम से कम 18 ग्राउंड स्पेसिफाइड थे, इसमें वो ग्राउंड्स भी नहीं स्पेसिफाइड है। उनकी मर्जी है कि वो डिसाइड करेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, अट्रॉसिटी हुई है कि नहीं हुई है, और वो जो कमेटी बनेगी उसकी निष्पक्षता कौन तय करेगा? इलेक्टेड कमेटी क्यों नहीं है वो? तो यहाँ से हमारी मांगे हैं कि वो इक्विटी कमेटी इलेक्टेड होगी तो उसमें डेमोक्रेटिक कंट्रोल इंश्योर किया जा सकता है। जब वो नॉमिनेटेड होगी तो ये तो आपने वही बात कर दी कि बिल्ली को ही आपने चूहे की रखवाली, दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया। कई बार वो खुद ही अक्यूज्ड है, वो क्यों आपको न्याय देंगे? तो यहाँ से पहली बात तो इक्विटी कमेटी का फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस है। उसके अलावा ये पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट भी क्लियरली ये बात कहता है कि दो कैटेगरीज हैं, अनसब्सटैंशिएटेड कंप्लेंट और फॉल्स कंप्लेंट। ठीक है कि आपने शिकायत दर्ज करी पर आप उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर पाए, ठीक है, आपने शिकायत करी और वो फॉल्स साबित हो गई, वो गलत कंप्लेंट थी, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। वो प्रोविजन आप यहाँ पर भी लाइए। कोई भी छात्र यहाँ पर किसी वर्ण से आता हो, और खास तौर पर जो पिछड़े जातियों से आ रहे, कम्युनिटी से आ रहे, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी छात्र फॉल्स कंप्लेंट का शिकार हो, इन गाइडलाइंस का मिसयूज करके उसको फॉल्सली इंप्लीकेट किया जाए। तो वो प्रोविजन भी आप इसके अंदर लेकर आइए, वो डिस्टिंक्शन आप लाइए यहाँ पर कि अनसब्सटैंशिएटेड कंप्लेंट्स अलग रहेंगी और फॉल्स कंप्लेंट्स अलग रहेंगी। तो ये डिस्टिंक्शन इन्होंने जानबूझकर नहीं लाया, जानबूझकर शायद इन्होंने इसको क्लियर नहीं किया, क्योंकि अगर ये अच्छे बेहतर तरीके से गाइडलाइंस को लेकर आते तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर पाते। ये यहाँ पर असल मुद्दों को हटाकर फिर से वही बंटवारा करने की एक तरफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इसको वापस ले रहे हैं क्योंकि इससे समाज में डिवीजन होगा। बटे हुए समाज की डिविजन को इग्नोर करने से डिवीजन खत्म नहीं हो जाते। सरकार ने देखिए, आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो यूजीसी जो इक्विटी 2026 गाइडलाइन आई थी 13 जनवरी को, तो उस दिन यूजीसी ने 2 गाइडलाइन निकाली थी। एक तो जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, और दूसरा यूनिफॉर्म मेंटल हेल्थ की गाइडलाइंस भी आई थी। लेकिन एक पे प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से जो अपर कास्ट स्वर्ण समाज ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया और स्टेट ने उसका सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने उसका सपोर्ट किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से स्टे लगाया, उसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लागू कराने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके अंदर कुछ खामियां नहीं है, उसके अंदर खामियां हैं, क्योंकि जो पहले की जो रेगुलेशंस थे, यूजीसी 2012 के जो रेगुलेशंस थे, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया था, 28 पॉइंट थे। लेकिन इस बार उस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए हमको पता नहीं लगता कि कौन से इश्यूज को डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा, ये कमेटी के हाथों में रहेगा। दूसरा मुद्दा हम ये भी उठाते हैं कि ये जो कमेटी है उसके अंदर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वीसी को रखा गया है, और वीसी कोई भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर भी रिफॉर्म हो, लेकिन सबसे पहले इक्विटी रेगुलेशंस लागू हो, उसके बाद इसमें जो रिफॉर्म्स हो। और दूसरी बात, ये जो यूजीसी रेगुलेशंस है ये आईआईटीज पे, आईआईएम पे लागू नहीं होते। हम ये चाहते हैं कि ये भी जो यूजीसी एक्ट 1956 वाला है उसके अंदर रिफॉर्म करके आईआईटीज और आईआईएम्स को भी उसके अंदर रखा जाए, ताकि क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन को जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा आईआईटीज और आईआईएम में बढ़ रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि आईआईएम में पीएचडी एडमिशन में रिजर्वेशन लागू नहीं है। 2025 में पहली बार आईआईएम अहमदाबाद में पीएचडी में एडमिशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया था। इसलिए जो जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके के स्टूडेंट सुसाइड बढ़ रहे हैं, और ये जब रेगुलेशंस आई थी इसमें स्टूडेंट सुसाइड जो इंस्टीट्यूशन मर्डर है वो सेंटर में रखा गया है, तो इसलिए स्टूडेंट सुसाइड का हम देखते हैं कि एनसीआर भी जो डेटा निकालता है उसमें
हायर एजुकेशन का स्पेसिफाई नहीं करता, डेटा ही नहीं है और इस पे बात हो रही है। इसलिए इस सारे मुद्दे को कंसिडर करना पड़ेगा। और जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में 118% जो डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे हैं वो बढ़े हैं। तो इसलिए उनको रोकने के लिए ये रेगुलेशंस लागू करने चाहिए और जो उनमें खामियां हैं उनको रिफॉर्म करके उनको अच्छे से लागू करने चाहिए। धन्यवाद। मैं हूँ राज। आज हम लोग विरोध कर रहे हैं जो यूजीसी रेगुलेशन को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है वो नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए गाइडलाइन दी थी कि जो 2012 का जो SC/ST एक्ट है, मतलब SC/ST रेगुलेशन है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में नहीं सहायक हेल्प नहीं कर रहा है। तो एक अच्छा सा गाइडलाइन लाया जाए ताकि, क्योंकि NCRB के डेटा के अनुसार 31,500 केस 21 से लेकर 25 तक डिस्क्रिमिनेशन के केस आए हैं, जो जाति के आधार पे, महिला के आधार पे और दिव्यांगता के आधार पे कैंपस में और हायर इंस्टीट्यूशन में भेदभाव किया गया है। और लोग अपोजिट लोगों के द्वारा, सोकल अपर क्लास के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि ये हमारे जेल भेज दिए जाएंगे, ये भेज दिए जाएंगे। अरे भाई, तो ये रेगुलेशन है, ये तो कमेटी बनेगी। अगर आप अपराध के डिफिनेशन में आते हैं तो फिर आपको कानूनन कार्रवाई किया जाएगा। ऐसी नहीं है कि आप अगर किसी को जातिगत सूचक ये कर दिए या नहीं किए तो आपको उठा के जेल भेज दिया जा रहा है, ऐसी नहीं है। अब बताओ, हम क्यों ना विरोध करें? हमारे रिप्रेजेंटेशन कितना है ये बताओ। 45 यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें 38 अपर क्लास के लोग हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? डेमोक्रेसी किसकी बात करती है? इंक्लूजन की बात करती है, रिप्रेजेंटेशन की बात करती है? ये बताओ। सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ है? आप तो बहस करने ही नहीं दिए लोगों को। जो हमारे लॉ मेकर है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, उसको तो बहस करने देते ना। इस पे क्या मूल्यांकन तो करने देते, क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, कंक्लूजन निकल के आते। आप तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। इसको आपको दबाव की राजनीति नहीं किया कहा जाए तो क्या कहा जा सकता है? ये बताओ। थैंक यू, आपने मेरे बात को रखने का मौका दिया इसके। जी, आज जो यूजीसी रेगुलेशन के को लागू करवाने के लिए उसके हक में ये आज जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ इकट्ठ हुआ है, तो उसमें हम अपना समर्थन करने के लिए जहाँ पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि जब समाज में जातिवाद है तो उसके खिलाफ ये एक छोटा सा प्रयास है कि उसको कम करने के लिए, उसको घटाने के लिए, तो इसको अच्छे से सरकार को लागू करवाना चाहिए, क्योंकि समाज में जातिवाद है और इसके लिए इसके खिलाफ कानून भी होना चाहिए। जो लोग इस तरह का फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि इसका मिसयूज हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि मिसयूज तो इस मुल्क में कत्ल के खिलाफ भी जो कानून है उसका भी हो जाता है। तो इसलिए ये कोई तर्क नहीं है कि मिसयूज हो जाएगा, इसलिए कोई यूज ही नहीं करना चाहिए। तो किसी भी मतलब इसका मिसयूज हो जाएगा, इसकी बजाय हमें ये कहना चाहिए कि देश भर में किसी भी कानून का कोई भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसको लेके सरकार को संवैधानिक तौर पे, न्यायालयों को, सबको एक बड़ी व्यवस्था बनानी चाहिए, लेकिन कि कोई कानून आना ही नहीं चाहिए। और इससे ये बात लगती है कि जैसे दलित पॉजिटिव लोगों पर अत्याचार करना हमने अपना अधिकार बना लिया, और हमें ये लगता है कि ये इतना नॉर्मलाइज इसको कर दिया गया है कि शायद ये इतना नॉर्मल है, ये थोड़ा बहुत हो भी जाएगा तो क्या होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है कि समाज में एक भी व्यक्ति, आप कुछ लोग कहते हैं कि जब तो ये बहुत कम है, कम को छोड़िए, मुझे लगता है अगर एक के साथ भी अगर अन्याय होता है, एक के साथ भी देश भर में भेदभाव है, तो उसके लिए भी कानून होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो समानता की बात करता है, और यूजीसी रेगुलेशन है जो उसी की दिशा में आया हुआ है कानून है। इसलिए तो साथियों, मैं यशराज सिंह, हम लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो यूजीसी 2026 एक्ट लाया गया है उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है बिना किसी वजह, बिना किसी कारण, और उन्होंने एक रीजन भी नहीं दिया सही से, सीधा कि वो स्टे क्यों लगा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट एक सीधा स्पष्ट रीजन दे कि उन्होंने स्टे लगाया क्यों है। दूसरी बात, स्टे लगाने की नीड ही क्या है? यूजीसी 2026 का जो एक्ट आया उसमें सिर्फ यही तो बात करी गई है कि किसी भी जात का बंदा हो, किसी भी धर्म का बंदा हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ का हो, या कोई डिसेबल बंदा हो, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और सरकार इस बिल को लाई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील से जवाब मांगा तो उनके पास जवाब नहीं है। तो या तो सरकार दो तरफा खेल रही है, एक इंटरनल पॉलिटिक्स तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जब ये बिल आता है तो इसमें स्वर्ण समाज
पूरा का पूरा सड़कों पे उतर जाता है ये कहने के लिए कि इस बिल को, इस एक्ट को रोक दिया जाए। आई डोंट नो व्हाई उनको और सड़कों पे सिर्फ वही लोग उतरे हैं जिन्होंने इस बिल को सही से पढ़ा नहीं है। उनका कहना यह है कि इस बिल से, इस एक्ट से मिसयूज होगा जनरल जाति वालों के साथ, कोई भी SC ST OBC वर्ग का छात्र उनपे ये एक्ट लगा के उनके साथ मिसयूज हो सकता है। और उनकी मांग थी कि या तो मिसयूज का प्रावधान लाओ या इसको हटा दो, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन मेरा पूछना है उन लोगों से कि भारत के कौन से लॉ में अगर मिसयूज हो जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। सेक्सुअल हरेसमेंट के एक्ट और लॉ और बिल को छोड़ के भारत में दूसरा ऐसा कोई कानून नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है वकालत, कि अगर कोई किसी भी कानून का मिसयूज करता है तो उस पर भी दोबारा से कोई वो चार्जेस लगाए जाते हैं। ऐसे आप रेप का केस ले लो या मर्डर का केस ले लो, अगर कोई भी महिला आके कह देती है मेरा इस व्यक्ति ने रेप करा है और वो बाद में निर्दोष साबित हो जाता है, लेकिन उस महिला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है, निर्दोष साबित हो गए आप। तो यही सेम इस बिल में था और यही पूरे भारत के कानून में है। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि UGC 2026 को वापस ऑर्डर में लाया जाए, स्टे हटा दिया जाए, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज नहीं है। आप लोग कानून पढ़ो, आपको पता चलेगा। सड़कों पे वही लोग उतर रहे हैं जिनको जातिवाद करना है, जिन्हें सही में जातिवाद करने में अच्छा लगता है, जिनको आज हमारे देश की स्थिति, अगर कोई दलित वर्ग का आदमी मूंछ भी रख लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तमिलनाडु में आज भी यह हाल है कि अगर कोई दलित अपनी साइकिल से गुजर रहा है तो अगर वो जंगल के गांव से गुजर रहा है तो उसको अपनी साइकिल से उतर के पैदल जाना पड़ेगा। अगर अभी नोएडा की न्यूज आई थी कि एक लड़के ने बुलेट चलाई क्योंकि वो जाटा कम्युनिटी से आता था, उसको मार दिया गया। तो इस हद तक का अभी तक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। राजस्थान, यूपी में रोज खबरें आती है कि अगर बच्चे ने घड़े से पानी पी लिया तो उस बच्चे को पीट पीट के, 8 साल के बच्चे को पीट पीट के मार दिया जाता है। तो इस हद तक देश में जातिवाद चल रहा है और आप लोग रोडों पे उतर जा रहे हो ये कहने के लिए कि इस जातिवाद को चलाए रखो। आपका मानना है कि जातिवाद चलता रहे, तो इसलिए हमारी मांग है कि UGC 2026 को दोबारा से ऑर्डर में लाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये UGC एक्ट पर रोक लगाई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन एक बार फिर से रिकंसीडर करना चाहिए और जो UGC है, सरकार को वापस से UGC को रिफॉर्म करना चाहिए। जो सरकार ने इस UGC में खामियां छोड़ी हैं, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन कोई डिफाइन नहीं किया गया है, जो कमेटी बनाई है वो कमेटी जनरल कास्ट वालों के फेवर में बनाई गई है, सरकार को उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें ज्यादा से ज्यादा जिनके लिए कमेटी बनाई जा रही है, जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, उन्हें इस कमेटी में इंक्लूड करना चाहिए और सरकार को एक बार फिर से इसे रीडिफाइन करके दोबारा से लागू करना चाहिए।